ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हम यहाँ पे कहाँ बैठे हैं, थोड़ा परिचय बता दीजिए। हम इस समय लज्जाराम आश्रम श्री राजेश स्वरूप शास्त्री जी के यहाँ आज आह्वान अखाड़े का स्वागत जी कर रहे हैं। आह्वान अखाड़े के श्री महंत राजेश स्वरूप शास्त्री जी, उनके निमंत्रण पर हम सब लोग यहाँ पर आए। अच्छा जी, आप इस बार के कुंभ के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इस बार के कुंभ जो भरना चाहिए था, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, वो सरकार नहीं कर पाई है। इसका कारण आप क्या समझते हैं? कारण तो कोविड-19 को बताते हैं वो जी। देखिए, अभी इनकी एसओपी भी जारी नहीं हुई है जी। 1 अप्रैल से जो एसओपी जारी होगी जी, उसमें साफ निर्देश दिए गए हैं जी कि कोई भी जी स्पेशल ट्रेन नहीं चलेगी। हाँ जो 100-200 ट्रेनें स्पेशल कुंभ के नाम से चलती थी जी, वो नहीं चलेंगी। जी सभी राज्यों को ये चिट्ठी पत्र भेज दिया गया है जी कि स्पेशल बस कोई ना चलाए। अच्छा जी। हजारों की संख्या में जो लोग आते थे, लाखों की संख्या में स्नान पर्वों पर जी, सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा मेला, विश्व का सबसे बड़ा मेला जी हरिद्वार कुंभ है जी। लेकिन सरकार की जो गाइडलाइन है जी कि आपको 72 घंटे जी कोविड जांच का सर्टिफिकेट जी साथ में रखना होगा जी, और तभी आपको प्रवेश मिलेगा जी जब आप पर कोविड जी नेगेटिव का सर्टिफिकेट होगा। अच्छा, ये कोविड है या ज्यादा भ्रम फैलाया गया है? देखिए, मैं विशेषज्ञ तो हूँ नहीं, लेकिन कोविड है भी और नहीं भी। अच्छा जी। हमारे प्रदेश के साथ दोहरी नीति आप देख रहे होंगे। वृंदावन में अगर आप गए हों जी, तो वहाँ कुंभ से कम भीड़ नहीं है आज की तारीख में। अच्छा जी। रही बात इलाहाबाद, माघ का महीना था जी, वहाँ भी कुंभ जैसी व्यवस्थाएं थी जी किसी ने आपसे सर्टिफिकेट नहीं पूछा, किसी ने आपको कोविड के नाम से डराया नहीं जी। देखिए, वहाँ भी जी योगी जी मुख्यमंत्री हैं, अच्छी व्यवस्थाएं की। जी, मैं हो सकता हूँ किसी दूसरे दल से संबंधित हूँ, जी जी, लेकिन योगी जी ने भारतीय संस्कृति के लिए और कुंभ के लिए विशेष व्यवस्थाएं की। मैं उनको साधुवाद देता हूँ। अच्छा। रही बात इस सरकार की, जी, यहाँ पर ना तो कुंभ की ही व्यवस्था हो पाई है, जी ना अखाड़ों और जो बाहर से बड़े बड़े संत आते थे जी, उनके लिए कुंभ में अपने कैंप लगाने के लिए जगह अभी तक नहीं दी गई है। अच्छा। कल मैं एक मीटिंग थी महामंडलेश्वरों की, जो पूरे बाहर के, विश्व के, भारत के बहुत बड़े बड़े मंडलेश्वर थे जी, जो द्वयाचार्य जी के नेतृत्व में यहाँ हमारे कनखल स्थित जी, राजपूत धर्मशाला में परसों एक मीटिंग हुई थी। लगभग 50 और 60 के बीच में जी। आचार्य द्वय, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर सभी थे तकरीबन। अच्छा जी। उनकी एक ही पीड़ा है जी। कि हमको, हमारे सेवकों के लिए जी। टेंट व्यवस्था और हमारे जो कैंप हम खोलते थे, बड़े बड़े अन्न क्षेत्र की व्यवस्थाएं करते थे, कथा भागवतों की व्यवस्थाएं करते थे जी, उसको भी सरकार ने बंद कर दिया है जी। और मैं भी उसमें स्वयं था वहाँ पर। मैंने भी मांग की माननीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार से, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएं सरकार कर रही है उसी हिसाब से उत्तराखंड में भी करनी चाहिए। मतलब आप कहीं न कहीं दुखी हैं आप लोग, क्योंकि साधु संत को पूरा इंतजामात नहीं है, तो आप मतलब थोड़ा मन में रोष है, तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आइए, आपने संस्कृति की बात की, तो जो आप उत्तराखंड और संस्कृत भाषा का क्या तालमेल है, थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। ये उत्तराखंड देवभूमि है जी, और दक्षिण भारत के बाद उत्तरी क्षेत्र में उत्तराखंड ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पर संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान और भारतीय संस्कृत, सनातन संस्कृति के आराध्य देव, चाहे चारों धाम हो और अनेक संस्कृति, चाहे हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, सब यहाँ उत्तराखंड में स्थित हैं, जो भारतीय संस्कृत का और संस्कृति का प्रसार केंद्र उत्तराखंड देवभूमि है। अच्छा, मैं अब एक चीज पूछना चाहती हूँ। ठीक है, उत्तराखंड में संस्कृत का देवभूमि है, उत्तराखंड के बाहर और राज्यों में तो हिंदी भी लोग ठीक से नहीं बोल पाते, अंग्रेजियत का बोलबाला है, अगर इंग्लिश नहीं बोले तो समझते हैं कि छोटे हैं। इसके बारे में आप क्या बोले? ऐसा नहीं है, वहाँ अनेक, जैसे राजस्थान में राजस्थानी, हरियाणा में हरियाणवी, पंजाब में पंजाबी, अलग अलग तरह के
जो भाषा प्रयोग में आती है वो अपने अपने प्रदेशों की अलग अलग है। नहीं, मैं वो नहीं कह रही, मैं कह रही संस्कृत तो देवभूमि का है ना भाषा, हमारी पौराणिक जो है भाषा संस्कृति है, मगर संस्कृत सिर्फ उत्तराखंड तक ही सीमित रह गई है। बाकी सरकारों ने उपेक्षित रवैया रखा संस्कृत के प्रति, अच्छा, वो कमी रही है। अच्छा। अब हमारे उत्तराखंड में तो द्वितीय राजभाषा का दर्जा जी, हमारे जो इस समय के शिक्षा मंत्री हैं माननीय निशंक जी, अच्छा, उन्होंने अपने कार्यकाल में द्वितीय राजभाषा का दर्जा संस्कृत को यहाँ पर दिया था। लेकिन उसके बाद की सरकारें जो हैं, जो संस्कृत के प्रति कार्य करना चाहिए था, वो चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, वो व्यवस्थाएं नहीं कर पाई। मैं आपके बात से सहमत हूँ, सरकारें आती हैं जाती हैं, मगर हम लोगों को अपना धर्म बचाने के लिए हम लोग उनकी शक्ल ना देखकर हमें खुद अपनी संस्था बना के प्रयासरत होना पड़ेगा। ऐसा आप मानते हैं? सरकारों को आती जाती रहेगी, जैसे ट्रेन आती है चली जाती है, और जो है इस तरह से जो है, तो सरकार पे दोष ना देकर हम लोग जो है अपने लिए प्रयासरत रहे ना। आप कुंभ में देख रहे होंगे जी, बड़े बड़े मंडलेश्वर, हमारे धर्माचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य सभी भारतीय संस्कृति को बचाने का काम करते हैं। और अपनी धार्मिक संस्थाएं बड़ी बड़ी छोटी बड़ी आपने देखी होंगी, सभी का उद्देश्य भारतीय संस्कृति और सनातन को बचाने का है। दूसरी बात सतपाल जी, हम एक चीज पूछना चाहते हैं कि जो गंगा नदी में हम लोग उसको स्नान करते हैं, माँ मानते हैं, बाहर से आते हजारों रुपया खर्च करके, मैंने खुद अपनी आंख से पढ़े लिखे लोगों को देखा, पॉलीथीन वहीं छोड़ गए, गंदे कपड़े, पंडे बोलते हैं गंदे कपड़े यहाँ छोड़ दो तो आपको जो है सब बीमारियों से या मतलब कलेश आपका खत्म हो जाएगा। इसके बारे में हमको क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ गंगा सभा जो हर की पैड़ी की व्यवस्था करती है जी, उनके अध्यक्ष महामंत्री हमेशा और उनके जो प्रचारक उपदेश देते रहते हैं कि माँ गंगा को स्वच्छ रखें जी। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। अभी आजकल उन्होंने ऐसी प्रथा कर दी, गंगा में ना पन्नी डालने देते हैं और ना पुराने कपड़े डालने देते हैं, उसकी अलग व्यवस्था गंगा सभा ने की है। नहीं, हमने खुद अपनी आंख से देखा। कोई यात्री जो इतना शिक्षित नहीं है वो भले ही डाल दे, तो और आम आदमी में अब ये चेतना धीरे धीरे आ रही है कि माँ गंगा को हम स्वच्छ रखें। और गंगा सभा एक संकल्प कराती है शाम को आरती के समय कि हम माँ गंगा को प्रदूषण मुक्त रखेंगे जी। वो तो ठीक है, आप हम लोग सब करते हैं, हम लोग सरकार को ना दोष दे। क्यों ना एक हमारा सुझाव है कि हम लोग कुछ ऐसे वॉलंटियर्स जो हैं, लेडी वॉलंटियर खड़े करें, ताकि जो है उनको समझाया जाए ऑन द स्पॉट जो है। गंगा सभा ने व्यवस्था की है, आप देख रहे होंगे, वहाँ जाते होंगे जी, उनके वॉलंटियर्स लगे रहते हैं कि आप गंगा को स्वच्छ रखें, गंगा में कपड़ा ना डालें, गंगा जी में पॉलीथीन ना डालें।